नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाला बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बीपीएससी और बिहार दरोगा की जो है बहुत अच्छी तैयारी करा दी जाएगी। तो आप लोग को जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी वीडियो अपलोड होगा उसे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी के शासनाधीन अधिनियम के बारे में, और इसमें पहला कौन है? तो पहला आपका है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा यही जाएगा कि कब आता है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और किसके द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 को पारित किया जाता है। और क्यों पारित किया जाता है? तो आपको याद रखना है, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करने के उद्देश्य से जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रावधान में क्या है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई जो दोनों प्रेसिडेंसी हैं अब किसके अधीन काम करेंगे? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन काम करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। ठीक है, ये आपके था मद्रास प्रेसिडेंसी, ये था आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी, दोनों जो हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन काम करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद नेक्स्ट है बंगाल का जो गवर्नर थे, जो बंगाल का पहले गवर्नर था अब क्या कहलाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। नोट कीजिएगा, जो पहले बंगाल का गवर्नर था, तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? तो लॉर्ड क्लाइव बनता है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? तो 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन बनती है? तो एलिजा एम्पे। ठीक है, एलिजा एम्पे, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपसे पहला पूछा जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब आता है? तो 1784 में आता है। इसका प्रमुख प्रावधान क्या था? तो कंपनी के मामले में जो है सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो गई। जो आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, अब क्या हो गया? 1773 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के मामले में जो सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो गई और नियंत्रण एक बोर्ड का गठन कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा जो नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। और कंपनी के व्यापार में जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को जो है एक दूसरे से अलग कर दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पूछा जाएगा कि कंपनी के जो है व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को जो है एक दूसरे से अलग किस एक्ट के माध्यम से कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से कर दिया गया था। 1786 का अधिनियम, इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल था उसे विशेष परिस्थितियों में जो है अपने परिषद, जो आपके गवर्नर जनरल का परिषद था, उसके निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत? तो 1786 के अधिनियम के तहत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से। लेकिन ध्यान रखना है, वीवीआई पॉइंट है, चाय और चीन से जो व्यापार का एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी बरकरार था। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भी जो है चाय और चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ कर सकती थी। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंपनी को बोला गया कि अगले 20 वर्षों के लिए जो है भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कितने वर्षों के लिए? अगले 20 वर्षों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम बार जो है शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई। और कितना रुपया खर्च करने की बात की गई? तो प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। तो ये पूछा जाता है, नोट कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, क्योंकि नोट करने का आपके पास तो टाइम है नहीं, क्योंकि जो बिहार दरोगा है उसका डेट अनाउंस हो गया है। तो आप लोग इसका पीडीएफ जो हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग निकाल के इसे पढ़िएगा। ठीक है, अगर नहीं तो अगर इस तरीके से ज़्यादा अगर स्लाइड हो जाएगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, तो हम सिर्फ एक पेज को ही फ़ोटो खींच के आपको उसका पीडीएफ बना के दे देंगे। थोड़ा टाइम हमको लगेगा, लेकिन आपको दे देंगे, क्योंकि आपको टाइम बचाना ज़रूरी है, मेरा भी। उसके बाद नेक्स्ट है कि चार्टर एक्ट 1833।
चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से देखिए कंपनी के जो है सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो 1813 में सिर्फ चीन और चाय पर बचा था कि चीन से व्यापार कर सकता था ईस्ट इंडिया कंपनी और चाय से, उसे अब जो है चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से क्या कर दिया गया, सभी वाणिज्यिक जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद है कि कंपनी को जो है केवल अब राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान था, केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। और बंगाल का गवर्नर जनरल अब जो है समूचे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि सबसे पहले जो है 1765 में क्या था, बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद 1774 में क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद आपके 1833 में क्या हो गया, 1833 में जो आगे बंगाल था वो समाप्त हो गया और उसके जो बंगाल की जगह क्या लग गया, तो भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद नोट करना है कि कानून बनाने के लिए जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित किया गया और किसे शामिल किया गया, पहला तो मैकाले को। किसे शामिल किया गया, लॉर्ड मैकाले को। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। इसके माध्यम से जो है नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन है अब निश्चित करेगा, तो कौन करेगा, सरकार के द्वारा निश्चित होगा। और यह जो धन है कहाँ से दिया जाएगा, तो ये धन जो है कंपनी देगी। धन कौन देगी, तो कंपनी देगी। और जो डायरेक्टरों की संख्या है उसे जो है 24 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक है, 24 से घटाकर 18 कर दिया गया चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। और इसमें 18 में से भी जो है 6 जो है क्राउन द्वारा मनोनीत होंगे। 18 में से भी जो है 6 आपके क्राउन द्वारा, जो ब्रिटेन की महारानी है उनके द्वारा मनोनीत किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 इसमें है कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो है कंपनी से छीनकर 1858 के तहत जो है, नोट कीजिएगा क्योंकि 1857 में आपको याद है कि 1857 की सिपाही विद्रोह होता है उसके बाद, ठीक, उसके बाद का मामला है। तो इसमें क्या है कि पहला है कि जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो है कंपनी से छीनकर अब किसे दे दिया गया, तो ब्रिटिश राजमुकुट को, मतलब ब्रिटेन की महारानी है उसे दे दिया गया। अब कंपनी का जो है व्यापार जो एकाधिकार तो पहले ही छीन लिया गया था 1833 के एक्ट के माध्यम से। अब उनका जो प्रशासनिक अधिकार था उसे भी छीन लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत उसे भी आपके छीन लिया गया। तो अब बोला गया कि जो कंपनी का तो शासन समाप्त हो गया, तो अब शासन कौन करेगा, तो अब सीधे शासन किया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है भारत में शासन किया जाएगा सीधा। उसके बाद है कि भारत राज सचिव के बारे में बोला गया यहाँ पर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के जो आपके समस्त अधिकार भारत राज सचिव को प्रदान कर दिया गया। पहले जो आपके दो अलग अलग बोर्ड था, एक बोर्ड था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों को अब समाप्त कर दिया गया। बोला कि तुम दोनों खत्म हो जाओ, अब ये दोनों समाप्त हो गया। और उसके जगह पर किसे बनाया गया, तो उसके जगह पर जो है भारत का राज सचिव एक पद का सृजन किया गया। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछा जाता है कि ये दोनों पद को समाप्त कब कर दिया गया और भारत राज सचिव का पद कब सृजित किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या हो गया। जो भारत का पहले गवर्नर जनरल था अब वो बन गया भारत का वायसराय। समझ गए ना सीक्वेंस। शुरुआत में क्या था फिर से बताते हैं, 1765 में बंगाल का गवर्नर, 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल और 1858 में क्या बन गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था क्या बन गया, वायसराय बन गया। नोट कर लेना है आपको ध्यान से, बार बार बता रहे हैं। उसके बाद है कि भारत में जो है ब्रिटिश क्राउन जो ताज है उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करेगा, तो जो वायसराय है ये काम करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन
शासनाधीन अधिनियम, इसका पहले क्या था, तो इसके पहले था कंपनी के शासनाधीन अधिनियम। अब जो हो गया सीधे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जितना भी अधिनियम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पहला कौन है, तो इसमें पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा जो है वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनको किस आर्टिकल के तहत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो आर्टिकल 123 के माध्यम से। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से जो वायसराय हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और अध्यादेश लागू रहने की जो अधिकतम अवधि कितनी है, तो 6 माह। कितनी है, 6 माह। ध्यान से सारे पॉइंट को समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि परिषद को जो है कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। परिषद को जो है कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और लॉर्ड कैनिंग जो है विभागीय प्रणाली। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद का जो है विस्तार कर दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। उसके बाद है कि बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को, याद है ना आपको, बम्बई ये मद्रास है, ये बम्बई है, तो बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को जो है पुनः प्रदत्त अधिकार, जो अधिकार छीन लिया गया था मद्रास और बम्बई से कानून बनाने का, उस अधिकार को दोबारा वापस कर दिया जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया किसे, आपके बम्बई और जो मद्रास, उन दोनों को। और साथ में वो कानून में संशोधन भी अब कर सकते थे। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में समझिए। विधान परिषद के सदस्यों को जो है बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो पूछा जाएगा कि जो है बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। और सार्वजनिक हित के मामले में जो है विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी जवाब अगर दे देते हैं तो उससे संबंधित दोबारा जवाब पूछा नहीं जा सकता था। ठीक है, उससे संबंधित दोबारा जवाब नहीं पूछा जा सकता था मेंबर के द्वारा। उसके बाद है कि सीमित अर्थों में जो है निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। तो ये पूछा जाता है कि जो सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के तहत होती है, तो 1892। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए जो है अलग प्रतिनिधित्व दे दी जाती है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के माध्यम से, मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से। इसमें है कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को जो है बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ पर लिखा गया है केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को जो है बजट पर, ध्यान रखिएगा, मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। सिर्फ बोलने का अधिकार था, वो बोल सकते थे लेकिन आपके मतदान नहीं कर सकते थे। फिर से बोलते हैं, बजट पर जो है बोल सकते थे लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन। तो ये कथन देख लीजिए, गांधी जी के द्वारा एक कथन है कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। किसके बारे में, तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। उसके बाद है रैमजे मैकडोनाल्ड, ये आपके सुधार जो है प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। किसके द्वारा बोला गया, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बोला गया। देखिए, हम बार बार कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपका टाइम ले रहे हैं, नहीं, हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा ये था, पीछे ये था। ठीक है, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में देखिए। इसका अन्य नाम क्या था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसका यह नाम था। ठीक है, और प्रांतों में जो है द्वैध शासन का प्रारंभ किया जाता है। तो आपसे पहला पॉइंट पूछा जाएगा कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन का प्रारंभ जो है किस भारत सरकार अधिनियम से किया जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। किस है, पहली बार जो है उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। तो पूछा जाएगा कब किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। उसके बाद है प्रांतीय विषय में देखिए, प्रांतीय विषय में क्या था
कि आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 विषयों को विभाजित कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। और अधिनियम का आधार क्या था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आपके अधिनियम का आधार था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान। देखिए इसमें जो है इसका जो गठन है संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। और जो द्वैध शासन है इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। और कहाँ पर लागू किया गया, तो केंद्र में लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन जो है 1919 के माध्यम से लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद है स्वायत्तता, प्रांतों को आपकी स्वायत्तता दे दी गई। जब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाएगी तो स्वायत्तता मिलेगी ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्वशासन, प्रांतों को जो है स्वशासन दिया गया। और दोहरे शासन के स्थान पर जो है उनको स्वशासन प्रदान कर दिया गया। किसके माध्यम से, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुछ और भी प्रावधान है जो इम्पोर्टेंट है, उसे देख लीजिएगा। पहला है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। तो किसे दिया गया, तो गवर्नर जनरल को। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ये शायद 2018 में यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है। उसके बाद इसका विस्तार जो है सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का आधार बना। जो आपके सांप्रदायिक तथा वर्गीय आधार पर जो है मतदाता जो मंडल है उसका विस्तार किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। और भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का जो है काफ़ी हद तक जो है ये स्रोत कौन बनता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत का संविधान बनता है उसका हूबहू जो है बहुत सा जो आपके एरिया है कहाँ से उठा लिया जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ले लिया जाता है। उसके बाद है कि केंद्रीय विधानमंडल जो है द्विसदनीय थी। द्विसदनीय में क्या होता है, द्विसदनीय में होता है कि इसे कभी कैसे लोकसभा है अभी राज्यसभा उसी प्रकार से। ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन। उसके बाद है कि शक्तियों का विभाजन जो है कर दिया गया केंद्र एवं प्रांतों में। अगर शक्ति का विभाजन हो गया इसका मतलब क्या हो गया, संघीय सरकार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्थापना, जो स्थापना है फेडरल न्यायालय, एक जो है फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। और कब की गई, तो 1937 में जो है एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, इसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू का कुछ कथन है, इसे नोट कीजिएगा, ये पूछा जाता है। इनके द्वारा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या बोला गया, तो बोला गया कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। गुलामी का अधिकार बोला गया 1935 के अधिनियम को। दास्ता का आज्ञा पत्र बोला गया जिसे बोलते हैं अनुदेश प्रपत्र। उसके बाद है कि राज की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में जो 1950 में आपके शामिल किया जाता है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा इसे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में अस्वीकृत कर दिया गया था, तो लखनऊ अधिवेशन में। और कब, 1936 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसे देखिए। अविभाजित भारत का जो है विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो आपके स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना कर दी गई 1947 में। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर जो है ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाता है, भारत आपके आज़ाद हो जाता है। और भारत जो है किसी भी देश के अंदर नहीं रहता, मतलब भारत जो है एक तरीके से संप्रभु हो जाता है, ब्रिटेन के अंदर भारत नहीं रहता है 15 अगस्त 1947 के दिन से। उसके बाद नेक्स्ट है कि दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, भारत और पाकिस्तान दोनों को। उसके बाद है कि दोनों अधिराज्यों को जो है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। जो अभी भारत जो है जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है उसका सदस्य है, तो वहाँ पर बोल दिया गया कि दोनों जो अब तो संप्रभु हो गए हैं तो आप अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है उसके अंदर रहना ही रहना है, नहीं। और
और अगर रहना भी है तो ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल है उसके कोई भी कानून भारत पर लागू नहीं होंगे। भारत में जो कानून बनाया जाएगा खुद का वही कानून भारत पर लागू होगा। उसके बाद है कि भारत का राज सचिव पद जो था उसे समाप्त कर दिया गया। कब सृजित किया गया था? आपको याद है ना, 1858 में सृजित किया गया था, उसे अब समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जिसे आपको याद रखना ही रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का, यहाँ ध्यान रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोल रहा है तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 में की गई। और प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया तो किसने प्राप्त किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त करता है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को जो है शामिल करने की शुरुआत कब की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में इसकी शुरुआत की गई है। और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। और बर्मा को जो है भारत से अलग कब कर दिया गया? तो यहाँ पर लिखा गया 1937 में। और आपको याद रखना है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से, इसे एक बार चेक कीजिएगा इसका डेट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया था तो किस एक्ट के माध्यम से? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से अलग कर दिया गया था। उसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को जो है को जाना जाता है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया तो आपको जोड़ दे के बताए थे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से किया जाता है। और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग थी स्वराज पार्टी ने की थी। संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1934 में की गई थी। सर्वप्रथम भारत में जो है संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो एम.एन. राय था। और कब दिया जाता है? 1834 में दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की तो कब की? 1934 में की गई थी। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई थी। इसमें जो कुछ भी अगर छूट गया तो आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर लिखिएगा ताकि और भी बच्चे इससे हेल्प ले सकेगा जो इसमें छूट गया, ठीक है। ऐसे आपके लिए हम मैराथन क्लास का जो है क्वेश्चन लाएंगे, इसके बारे में आप लोग जरूर लिखिएगा वो कैसा रहेगा। करीब आपके हिस्ट्री का लाएंगे 500 क्वेश्चन, तो आप लोग बताइएगा कि प्लान कैसा रहेगा। और आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।